नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हम बात करेंगे बारिश से बेहाल महाराष्ट्र की। आज वहां पर क्या कुछ हाल है, आने वाले दिनों के लिए किस तरह के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से इसको आम आदमियों को, आम जो लोग हैं उनको एहतियात बरतना है, उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मुल्क के बड़े हिस्से में बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं और खूब बरस रहे हैं। क्या पहाड़, क्या पठार, क्या मैदान, हर जगह झूम कर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें या गुजरात की बात करें, सभी रियासतों में बारिश हो रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कुछ अजला में रेड अलर्ट जारी है। मुंबई में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट का इंतबाह दिया गया है। आवाम को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के नवसारी, अमरेली, भावनगर और वलसाड़ में भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। गिर सोमनाथ के सोत्रापाड़ा में हुई बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। कई घर ज़ेर-ए-आब हैं और इस बारिश से सबसे ज्यादा जो नुकसान है, सबसे ज्यादा खमियाजा आम आदमी को ही उठाना पड़ रहा है। उनकी आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। अब गुजरात के सोमनाथ से वहां बारिश ने क्या कुछ तबाही मचाई है, इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे साथी ने। गुजरात में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। उसी वजह से गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं, छोटे गांव हैं, वहां पर पानी है, घुस चुका है। किसान है वो परेशान हो चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका है, वहां इफेक्ट हुई है। आप देख सकते हैं गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उसके जितने भी छोटे छोटे गांव है वहां पर खेतों में पानी घुस चुका है, गांवों में पानी घुस चुका है। ऐसी हालत यहां पर हो चुकी है। प्रशासन कहीं ना कहीं यहां पर फेल्योर साबित हुआ है। तो साथ में ही जो दिख रहा है पूरे कई इलाके ऐसे है, कई ऐसी छोटी छोटी सिटियां है कि उसमें ये पानी है, घुस चुका है। और साथ में लगातार बारिश अभी तक चल रही है। वेदर डिपार्टमेंट ने अभी भी कहा है अभी भी 2 दिन लगातार ये सी बारिश, हैवी रेन यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ खेत है, खेत में पानी घुस चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जो ऐसी स्थिति यहाँ पर सौराष्ट्र जोन है वहां पर देखी जा रही है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से यहाँ का जनजीवन है वो भी प्रभावित हुआ है। वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। लगातार जहां पर न्यूज़ टीम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, लगातार जो रोड है उसके दोनों साइड, आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, वहां पर पानी पानी है। जो खेत थे वहां पर भी पानी यहाँ पर दिख रहा है। पूरा जो एरिया है, जो लोलाइन एरिया है, यहाँ से कोस्टल यानी समुद्र बहुत ही नजदीक है, लेकिन फिर भी पानी है यहाँ पर भरने से मुसीबतें ज्यादा हुई है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको भी परेशानी यहाँ पर ज्यादातर दिखने को सामने आ रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि वेदर डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि अभी 2 दिन तक हैवी रेन जो पूरा कोस्टल एरिया है वहां पर हो सकता है। तंत्र यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है लोगों में परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ प्रणव पटेल, न्यूज़ 18, गिर सोमनाथ। और चलिए महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में क्या कुछ मौसम का हाल है, बारिश के ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर अभी सूरत हाल है, तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आज 7 तारीख है, 10 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से हम आपको देख पा रहे हैं, एक बार फिर से मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी मुंबई में चल रही। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है। आप देखें तो हाई टाइड का वक्त जो है वो शाम के 4:30 बजे का है, लेकिन अभी से ही बारिश इतनी तेज़ चल रही है, तेज़ हवाओं के साथ। और लहरें अगर देखें समुद्र के तो भी ऊपर उठना शुरू कर दिए हैं। पूरा गेटवे ऑफ इंडिया खाली मनपा की तरफ से करा दिया गया। अमूमन इस वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही कहा था कि तेज़ बारिश जब भी होगी और हाई टाइड का जब समय नज़दीक आता रहेगा तब चौपाटी से सभी को दूर रहना है। और यही वजह है कि ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। एक दो लोग जो अपने दफ्तर या कामकाज के लिए गए थे वो यहाँ से गुजरते नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश जो है मुंबई करों की परेशानी बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ के रास्ते जो है डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जिस तरह से इशारा दिया गया था ऑरेंज अलर्ट का, वो अभी भी मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बीएमसी की तरफ से कई ठोस कदम उठाए गए हैं, इसीलिए सिर्फ निचले इलाकों में पानी इकट्ठा हो रहा है और जब भी मूसलाधार बारिश होती है उसी समय इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले हमने जब पिछले साल अगर देखे थे तो उस वक्त जब बारिश इस तरह की होती थी जोरदार, तो हर जगह मुंबई में पानी पानी हो जाता था, लेकिन इस बार पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसे पंप से तुरंत निकाला भी जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की बात की जाए, रायगढ़ की, तो वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ से 3-3.5 हज़ार की संख्या में लोगों को जो कोस्टल बेल्ट था वहाँ से हटा करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रायगढ़, 2 टीम कोल्हापुर और 2 टीम चिपलुन में रखे गए हैं स्टैंड बाई में, ताकि अगर कोई भी आपदा वहाँ पर आती है तो वहाँ पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मुंबई में 5 टीमें स्टैंड बाय रखी गई एनडीआरएफ की जी, ताकि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की समस्या निर्माण होती है तो उससे एनडीआरएफ तुरंत निपटे। आप फिर से एक बार अगर तस्वीरें देखें तो अंदाज़ा जी। लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ चल रही है। यहाँ पर लोगों का संभलना मुश्किल हो जा रहा है। और जिस तरह से मैंने सुबह भी बताया कि जब मनपा ने कल इस तरह का इशारा दिया था, जी। कई स्कूल, कई दफ्तर जो है अपने आप छुट्टी का फैसला ले चुके हैं, लेकिन मनपा की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है किसी छुट्टी या किसी और ठोस कदम को लेकर के। जी प्रशांत, और जिस तरह से आप लगातार जो है अम्ब्रेला को थामे नजर आ रहे हैं और हवा का जो वेग है उससे अंदाजा बिल्कुल हो रहा है, और हम यही उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आप और आपके कैमरामैन जो है वो किसी सेफ मुकाम पर ही खड़े हों, क्योंकि ये तस्वीरें भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचना जरूरी है कि अभी वहां पर बारिश का क्या हाल है। एनडीआरएफ की टीमों को खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है जिस अलर्ट की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अलर्ट रहने की आम लोगों को, आम मुंबईकर को जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल ही देखा था और रायगढ़, महाड़ उसी इलाके में हमने देखा था कि जब इस तरह की आपदा आई थी बारिश की, तो उस वक्त 2-2 से 3-3 दिन तक लोग जो है बिना पानी के, बिना लाइट के, बिना इंटरनेट के वहाँ पर अपने घरों के छतों पर जाकर चुके थे। कई घर डूब गए थे। तो इस बार इस तरह की समस्या निर्माण ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम को भी जाकर के मुआयना किया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ टीम के लगातार संपर्क में भी हैं और इसीलिए उन्होंने स्टैंड बाई में ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं, बशर्ते जो मैंने कहा कि जो कोस्टल एरियाज थे जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क था वहां से लोगों को हटा करके सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। बहरहाल अभी 10 तारीख तक जो रेड अलर्ट रायगढ़ में जारी किया गया है, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो आम लोग उस कोस्टल बेल्ट में रहे हैं, जहाँ रहते हैं, अगर उनको किसी प्रकार की समस्या, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है आपदा आ सकती है, तो वो प्रशासन से संपर्क करके खुद जो है गुजारिश भी कर सकते हैं कि उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर रखा जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 10 तारीख तक सभी को सावधान रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र प्रशासन के जिम्मे पर होगा, क्योंकि 10 तारीख तक रेड अलर्ट रायगढ़, कोल्हापुर और महाड़ जैसे इलाकों में किया गया है। प्रशांत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी वक्त जो है वो कांटेक्ट किया जा सकता है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या इस तरह की कोई डेस्क जो है वो बनाई गई है? किस तरह से एक कॉमन मैन जो है अगर वो किसी परेशानी में आ जाता है तो कैसे वो अपना कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, शुरुआती दौर में अभी उस तरह का माहौल नहीं बना है, तो जो आपका इलाके का वार्ड होगा या फिर प्रशासन कार्यालय होगा, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी मदद के लिए। लेकिन हाँ, ये जिस तरह से आपने कहा कि हेल्पलाइन, ये बहुत जल्दी ही जारी किया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि जब आपदा आ गई थी और लोग कहीं ना कहीं फंसे थे, तो उनके लिए जो है उनके इलाकों में वो एक नंबर जारी किया गया था इमरजेंसी के लिए, जहां लोग संपर्क करते थे। लेकिन बहरहाल अभी शुरुआती बारिश है,
सावधान रहने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा गया है कि आपके नज़दीकी जो कार्यालय हैं, चाहे वो बीएमसी के हो चाहे किसी प्रशासन के हो, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नंबर जो है सेवा के लिए जारी नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जिस तरह से कह रहे हैं कि 10 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है, तो रायगढ़ और जो बेल्ट है कोकन वाला, जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर बहुत जल्दी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम जरूर उठाया जा सकता है। बहरहाल वेट एंड वॉच का जो है मामला यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार जो बारिश हो रही, जिस तरह से आज हमने सुबह देखा कि बारिश रुकी हुई थी, तो मुंबई के कई इलाकों में जो पानी इकट्ठा हुआ था वहां से हट गया था। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो फिर ममता ने वही कहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर भी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। तेज बारिश, तेज हवाएं और लहरें जो है समुद्र के ऊपर उठना शुरू कर रहे हैं। यानी ऐसे में लोगों को साफ कहा गया है कि चौपाटी के आसपास नहीं रुकना है। यही वजह है कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया खाली पड़ा हुआ है। लोगों को यहाँ रुकने का कोई भी इजाजत जो है मनपा की तरफ से नहीं दिया गया है। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, लाइफलाइन कहा जाता है वहां की लोकल ट्रेन्स को, उनकी आवाजाही, उनका ट्रांसपोर्टेशन आज आपको वहां पर कैसा दिखाई दिया? लोकल ट्रेन्स देखिए, सवेरे से जो है बारिश रुकी हुई थी, इसलिए तीनों लाइनें, मतलब अर्बन लाइन, सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, तीनों ट्रेनें अपने समय पर चल रही हैं। लोग आराम से दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन सड़क यातायात की बात की जाए तो जिस तरह से बारिश होती है उस हिसाब से मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फैसला लिया जा रहा है। कल हमने देखा कि 25 से ज्यादा ऐसे रूट से जो बंद कर दिए गए थे पूरी तरह से, 50 से ज्यादा ऐसे रूट थे जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया था। आज सवेरे से सिर्फ 2 जगह ऐसी थी। एक मैं आपको बता दूं, मुंबई के कुर्ला इलाके का डाइवर्जन जो हुआ था वो हुआ है, और साथ ही साथ मुंबई के अंधेरी सबवे, उसको सवेरे बंद कर दिया गया था पानी इकट्ठा होने की वजह से। बशर्ते अभी तक सड़क यातायात साथ ही साथ रेल यातायात अपने समय पर और सुचारू रूप से चल रहे हैं। जी प्रशांत, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, बीएमसी की लगातार आप बात कर रहे हैं, पिछले कुछ बरसों में हमने देखा था मॉनसून जब भी आता था बीएमसी के काम को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता था। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अलर्ट मोड पर है बीएमसी। बिल्कुल, देखिए यही बात मैं पहले भी कह रहा था, आपको तस्वीर दिखाते हुए बताता हूँ कि बीएमसी के जितने भी वादे होते थे मानसून आते ही वो पूरे धुल जाते थे। लेकिन इस बार जो मुंबई का सबसे निचला इलाका है हिंद माता, वहां पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने दिया बीएमसी ने। बीएमसी ने जो पंपे लगाए हैं उन्हें प्रॉपरली वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमने जो साइन की तस्वीर देखी थी वहां पर वो पंप बंद होने की वजह से वहां पर पानी इकट्ठा हो गया था। इक्विपमेंट वहां काम नहीं कर रहा था। लेकिन मुंबई के तकरीबन 60 से 70 निचले इलाके में आपको याद दिला दूं, जिसमें हिंद माता सबसे निचला इलाका आता है। अगर थोड़ी भी बारिश मुंबई में होती थी तो वो पूरा इलाका डूब जाता था और वो महत्वपूर्ण इलाका माना जाता था, क्योंकि उससे जो है वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल तीनों लाइनें जुड़ती थी। और हम बार बार वही जिक्र करते थे कि हिंद माता में पानी भर गया। लेकिन इस बार देखा गया है कि बीएमसी की तरफ से जो काम किया गया है, चाहे नाला सफाई की बात की जाए, चाहे गटर की बात की जाए या फिर पंपिंग की बात की जाए, तो उन सारे इक्विपमेंट को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि मूसलाधार बारिश होते समय कुछ इलाकों में ज़रूर पानी इकट्ठा होता है, लेकिन उसके बाद पंपिंग के जरिए उस पानी को हटा दिया जाता है। कल जो डाइवर्जन हुए थे वो निचले इलाकों का ही हुआ था। जो निचले इलाके हैं मुंबई में वहाँ पानी जरूर इकट्ठा हुआ था, लेकिन बारिश थोड़ी सी रुकती थी तो उसके बाद पंपिंग का इस्तेमाल करके वहाँ के पानी को निकाल लिया जाता था। और यही वजह है कि 100 mm से ज़्यादा बारिश हर इलाके में मुंबई में हुआ है, लेकिन वाटर लॉकिंग की समस्या जो है लगातार बरकरार नहीं हो पा रही है। यानी यहाँ पर बीएमसी की तारीफ थोड़ी करनी होगी, क्योंकि उनकी तरफ से काम जरूर किया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर के अब बड़ी चुनौती बीएमसी के सामने है। देखना ये होगा कि 10 तारीख तक बीएमसी या प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है। जी प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी न्यूली अपॉइंटेड है सीएम और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही मॉनसून है। इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, हुकूमत आने के बाद उनकी जो अवलीन तरजीहात है वो यही है कि इस मॉनसून से महाराष्ट्र और खासतौर पे मुंबई में कैसे निपटा जाए। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है वहां पर।
बिल्कुल, देखिए इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अभी अभी उन्होंने पद संभाला है और पद जिस दिन संभाला उस दिन से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और उसी दिन से अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए कोकन बेल्ट का ही है, क्योंकि वहां पर जो है बाढ़ की समस्या देखा गया है। पिछले साल भी निर्माण हुई थी, उसके पहले भी निर्माण हुई थी और इस बार भी निर्माण होना संभव है। इसीलिए उन्होंने लगातार डिजास्टर कंट्रोल रूम में संपर्क किया हुआ है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनके जो मुखिया है, उनसे लगातार वो संपर्क में है। साथ ही जो वहाँ के लोकल कलेक्टर्स हैं, कोकन बेल्ट की बात की जाए तो उनसे बात करके ये जायज़ा लेते हैं कि कौन से इलाके में ज़्यादा रिस्क की बात है, आपदा आने की ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ से लोगों को हटाने का काम जो है सीएम की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। एनडीआरएफ के जो इक्विपमेंट थे डेवलप वाले, वो तक वहाँ पर तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी आपदा हो तो उसे आराम से निपटा जा सके। यानी सीएम के लिए इस वक्त एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसून जरूर माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र का रायगढ़, महाड़, चिपलून, रत्नागिरी, कोल्हापुर ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा नदियां हैं और उनका बहाव जो है वो गाँव में आ जाता है। और अभी भी ये आंकड़े जो है सामने आए हैं कि जितनी भी नदियां हैं उनका जो खतरे का निशान है उसके ऊपर उनकी वाटर की जो सीमा है वो है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कभी भी लगातार बारिश हुई तो आपदा इन इलाकों में आ सकता है। इसीलिए एनडीआरएफ से लगातार प्रशासन संपर्क में है, जो लोकल वहाँ पर चीज़ें हैं उनसे संपर्क में है। साथ ही साथ किसी प्रकार के इक्विपमेंट या किसी प्रकार की कमियां न हो जाए उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के लिए ये बड़ी चुनौती है, देखना होगा कि 10 तारीख तक इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। प्रशांत, एक बार फिर हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए इस वक्त बारिश का वहां पर क्या हाल है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाइए। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। आसमान की तरफ आप देखें तो घना आसमान अभी भी है और बारिश अब थोड़ी सी धीमी हुई है। इसके पहले जब आप तस्वीरें देख रही थी तो बहुत तेज़ बारिश था और तेज़ हवाएं भी थी। अब जो है हवाएं भी थोड़ी स्लो हुई हैं और देखा जाए तो बारिश की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन आसमान साफ बयां कर रहा है कि मैं बरसूंगा ज़रूर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि मुंबई में 10 तारीख तक लगातार बारिश होना है, जिसका इशारा पहले से ही मौसम विभाग ने दिया था। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं। इसी तरह तमाम चौपाटी को खाली कराने का जिम्मा बीएमसी ने अपने कंधों पर ले लिया है। 10 तारीख तक जब भी तेज़ बारिश होगा तो कोई भी मुंबई कर समुद्र के किनारे ना आए, इस तरह का अलर्ट जो है मनपा की तरफ से जारी कर दिया है। अभी फिलहाल बारिश थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन मुंबई में लगातार बारिश हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से हो रही है और आने वाले 10 तारीख तक लगातार बारिश होगा, इस तरह का इशारा जो है मौसम विभाग ने दिया है। जी प्रशांत, तो आपसे बात करते करते देखिए बारिश भी जो है वो अब थोड़ी कम हो गई है, हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे, बारिश का मौसम है, बीमारियों का मौसम इसको कहा जाता है और कोरोना के खतरे से अभी भी हम बाहर नहीं निकले हैं, तो क्या इन बीमारियों से निपटने के लिए अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे सके, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ खास स्टेप्स उठाए गए हैं, इकदाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोरोना को अभी भी हमारे सामने उसका जो खतरा बना हुआ है उसको ध्यान में रखकर तमाम तर प्रिकॉशंस लेना। बिल्कुल, देखिए जब से कोरोना सुर्खियों में आया था तब से मुंबई और महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर हैं उनको 24 घंटे अपनी क्लिनिक चलाने की इजाज़त जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया था और वही एडवाइजरी अभी तक जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही डॉक्टर को हर जगह हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने की इजाज़त है, ताकि किसी भी क्लिनिक पे या किसी भी दवाखाने में डॉक्टर को पहुंचने में कोई देरी ना हो और कोई भी बीमार अगर गिरता है तो उसको इलाज समय पर मिले। तो इस तरह की एडवाइजरी जो है कोविड के समय ही जारी किया गया था और वो अभी भी जारी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में मौसम जब बदलता है तो लोगों में बीमारियां फैलती हैं, सर्दी, खांसी, बुखार ये अमूमन होता है लोगों में। तो ऐसे में लोगों की समस्या और न बढ़े, कोविड की पहली परेशानी महाराष्ट्र मुंबई में झेला गया है, इसीलिए तमाम डॉक्टरों को 24 घंटे
अपने दवाखाना चलाने की एडवाइजरी जो जारी की गई थी उसे बरकरार रखा गया है। जी प्रशांत, तो तमाम तर जो तफसीलात आपने डिटेल तफसीलात वहां से हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं, आपका और आपके कैमरामैन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और खासतौर पर आप दोनों से यही कहना चाहेंगे कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आप दोनों भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। जी हां, मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एक्टिव मामलों की तादाद 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 35 मरीजों की मौत हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक 14,650 अफराद शिफायाब हुए हैं। और नाज़रीन, दिल्ली में क्या कुछ हाल है कोरोना का, क्योंकि लगातार हमारे साथ हमारी साथी फराह खान मौजूद रही हैं। इस वक्त भी फराह खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। फराह, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी थी और आपसे बात भी की थी कि कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइंस को नहीं भूलना है, क्या कुछ तफसीलात है? जी देखिए, आज भी हमने सेम चीज पर बात की, क्योंकि देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि 18,930 केसेस सामने आए हैं। जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ती और कम दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे ये बढ़ती रहती है लोगों का जो चिंता है वो भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग भी जो है उनकी भी चिंता बढ़ रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क जो नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि देखिए ये जो वायरस है ये म्यूटेशन कर रहा है। जब ये म्यूट कर रहा है तो वो इसलिए इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, और जैसे जैसे इसका म्यूटेशन होता रहेगा इसकी ट्रांसमिट होने की संभावना जो है वो बढ़ती रहेगी, इसीलिए केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर अभी हम 2 दिन की बात करें तो केसेस कहीं 16,000 थे, एकदम से 2,500 केसेस जो हैं वो ज्यादा आ गए हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि लोगों को भी अभी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। गाइडलाइंस का पालन करना होगा और वैक्सीनेशन की तरफ भी लोगों को बढ़ना होगा, क्योंकि जब से लोगों को लग रहा है कि 2 डोजेज ले रही हैं तो उन्हें बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। और इसी को देखते हुए आपको बता दूं कि 9 महीने का जो बूस्टर डोज का टाइम था उसको 6 मंथ किया गया है, और इसीलिए ये किया गया है ताकि लोग जो है वो सतर्क हो, बूस्टर डोज की तरफ बढ़े। क्योंकि आधे लोग जो है, हमने एक स्टोरी की थी उसमें भी हमने जब डायरेक्टर से बात की थी तो उनका साफ कहना था कि दिल्ली में ऐसे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो वैक्सीनेशन जो है वो नहीं ले रहे हैं, या तो उनकी सेकंड डोज पूरी नहीं हुई है या उन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है। तो ये लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने आ रही है कि उनका जो डर है, जो भय है वो खत्म हो गया और वो सतर्क रही है। देखिए, डरना नहीं है लेकिन सतर्क होकर चलना है। वैक्सीनेशन जो है उसको अच्छे से लेना है और सारी जो चीजें हैं उनको समझना होगा, क्योंकि देखिए कोरोना अभी गया नहीं है और जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर किसी की चिंता जो है, क्योंकि मार्केटों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, लोग जो हैं वो भीड़ों में दिख रहे हैं और काफ़ी सारी गैदरिंग हो रही है, जिसके चलते केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो म्यूटेशन जो है वेरिएंट्स का वो हो रहा है, जिसके चलते केसेस में इजाफा हो रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। लेकिन अगर लोग सतर्क रहेंगे तो चौथी लहर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही म्यूटेशन होता रहा और केसेस बढ़ते रहे तो वो दिन में दूर नहीं है कि हम चौथी लहर की तरफ आ जाएंगे। तो अभी सबको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जी फराह, हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं उनसे भी बात की थी और सभी का ये कहना था, जैसे कि आप खुद भी कह रही हैं, कि हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये हमें नहीं भूलना है। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जो है वो अक्सर देखने में आ रही हैं, उसके जो कहीं ना कहीं जो असरात हैं वो लॉन्ग टर्म देखने में आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर किसी को लगता है कोरोना उनको हो चुका है, उसके बाद उन्हें किस तरह की बीमारी का खतरा लगता है, तो डॉक्टर्स उनके लिए क्या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोविड के बाद भी देखिए कई ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं। और अगर अभी देखा जाए
तो डेंगू भी है, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को लग रही हैं और कोविड के बाद भी लोगों को काफ़ी सारे इन्फेक्शंस और जो वो हो रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स ने पहले से एक हेल्पलाइन जो है उसको जारी कर रखा है और लोगों को बताया देखिए पैनिक नहीं होना है, आइसोलेट करना है। और अभी जिन लोगों को अभी कोविड हो भी रहा है वो हॉस्पिटल्स ना जाते हुए भी खुद को घर में आइसोलेट कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर सबके पास हैं, लोगों से डॉक्टर से मशवरा किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में भी आ गया है कि कोविड को कैसे डील करना है, इसीलिए अब लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर आपको लगता है आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो अपने आप को घर में आइसोलेट करें। और देखिए टेस्टिंग भी कम हो गई है, जैसे जैसे लोग लापरवाही की तरफ बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन का ग्राफ भी कम हुआ है, टेस्टिंग भी कम होती जा रही है, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वेदर चेंज है, कहीं ये मौसमी बुखार है, इससे चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग जो है उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो गया है कि लोगों को अभी कॉशियस रहना हो, सतर्क रहना और उसको समझना हो कि अगर आपको 2-3 दिन से ज्यादा फीवर आ रहा है तो आपको पैरासीटामोल बिना टेस्ट करे नहीं खानी है और उसी चीज को समझना है जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे थे। जो डॉक्टर से आपको संपर्क करना है उनको बताना है कि आपको इतना फीवर हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर माइल्ड सिम्टम्स भी हैं तो उसके लिए भी आइसोलेशन जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से फिर संक्रमण फैलेगा और अगर संक्रमण फैलेगा तो फिर हम कहीं ना कहीं उसी लहर की तरफ जा पहुंचेंगे जहां से बहुत मुश्किल से निकल कर आए हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और 23 जानें भी जो हैं वो लोगों ने गंवाई थी। अभी देखिए अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 35 लोगों की जान गई है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और केसेस जो बढ़ रहे हैं इससे हर किसी की चिंता बढ़ रही है। तो बहुत जरूरी हो गया है कि पैनिक ना हो, सतर्क हो और गाइडलाइंस का पालन करें और चीजों को समझें कि अगर लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो हेल्पलाइन नंबर से बात करें, अपना टेस्ट कराएं, फौरन टेस्ट ना कराएं, लेकिन 1-2 दिन उस चीज को समझकर उसको टेस्ट कराना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत कम होती जा रही है और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं ली है उनको लेना बहुत जरूरी है और बूस्टर डोज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर तरीके का म्यूटेशन हो रहा है, डिफरेंट जो है ये म्यूट करा। भी अगर हम रिसेंट वेरिएंट की बात करें तो BA.1 7.2 है, बहुत सारे वेरिएंट्स है जो रोज तमाम पता चल रहे हैं, WHO की तरफ से काफी अलर्ट्स आ रहे हैं। तो लोगों को इस चीज को समझना होगा कि ये जो वायरस है ये म्यूट करता जा रहा है और जैसे जैसे इसका म्यूटेशन होता रहेगा और खतरा बनता रहेगा और ये खतरा अभी उतना नहीं है जितना हमने सेकंड जी फराह, तो आपने काफी अच्छे से आदाद शुमार जो है उनके जरिए यहाँ पर बताया कि डरना नहीं है, लेकिन हाँ एहतियात जरूर करना है। और जो एक्टिव मामलों की तादाद आपने बताई है उनको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है, कोरोना की जो प्रोटोकॉल्स है, उनका ख्याल रखना खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर बहुत जरूरी है। फराह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जो आपने तफसीली जानकारी हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। तो नाज़रीन, आज के खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।